तो यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को 30 महत्वपूर्ण साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे प्रश्न हैं इस वीडियो में जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और कुछ उससे जुड़े हुए हैं जो कि पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हर एक प्रश्न अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी भी एक क्वेश्चन को आप स्किप न करिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, कह रहा है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है गोल्गी काय में, राइबोसोम पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, और डी कह रहा है कि सेंट्रोसोम पर। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो किस में होता है। तो प्रश्न नंबर 1 का क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कहाँ पर दोस्तों? तो राइबोसोम में। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे बोला जाता है दोस्तों? तो राइबोसोम को ही प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, वही माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या बोला जाता है दोस्तों? तो पावर हाउस ऑफ सेल। यानी कि पहले प्रश्न का क्या करेंगे तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है उत्सर्जन से, प्रासरण से, श्वसन से, और डी कह रहा है कि पाचन रस से। तो बताइए दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध इसमें से किससे है। तो दोस्तों, इसका जो संबंध है वो श्वसन से है। किससे दोस्तों? तो श्वसन से है। यानी कि इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न अगला हमारा तीसरा कह रहा है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। क्या केंद्रक के द्वारा, केंद्रिका के द्वारा, हरितलवक के द्वारा, या माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं हम लोग? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे बोलते हैं हम लोग? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। और ऊर्जा किस रूप में होता है दोस्तों? तो एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा किस रूप में होती है? तो एटीपी के रूप में होती है। पादप कोशिका में डीएनए होता है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, क्या हरितलवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, डी कह रहा है कि सभी में। तो बताइए दोस्तों कि पादप कोशिका में हमारा डीएनए किस में होगा? क्या हरितलवक में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, डी। तो हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है कि डी सही जवाब हो जाएगा, सभी में। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन डी वाला सही जवाब हो जाएगा। 4 का डी सही जवाब होगा, सभी में। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है हमारा, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लसिका कोशिका किस में बनती है। क्या यकृत में, दीर्घअस्थि में, अग्नाशय में, या तिल्ली में। तो 5 नंबर में हम लोग क्या करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, दीर्घअस्थि में लसिका की कोशिका का निर्माण होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्या ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। डार्विन और वैलेस ने, मेंडल और मॉर्गन ने, स्लाइडन और स्वान ने, डी कह रहा है कि टैक्सले ने। तो 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जो कोशिका का सिद्धांत है दोस्तों वो किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने। किसने दोस्तों? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। यानी कि 6 नंबर प्रश्न का कोशिका और सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले थे दोस्तों वो कौन थे? तो स्लाइडेन एवं स्वान। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है पत्ती में, तने में, मूलाग्र में, और डी कह रहा है कि तरुण पुष्प कलिकाओं में। तो दोस्तों, जो 7 नंबर हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? तरुण पुष्प कलिकाओं में। ऑप्शन किसके तरफ जाएंगे हम लोग दोस्तों? तो 7 नंबर प्रश्न में ऑप्शन डी की तरफ हम लोग चले जाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन जो है वह तरुण पुष्प कलिकाओं में होता है। ठीक है। एटीपी का निर्माण होता है राइबोसोम में, गाल्जुकाय में, माइटोकॉन्ड्रिया में, डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो जो एटीपी का निर्माण है दोस्तों वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है दोस्तों, किसमें होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। यानी कि 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी से जवाब हो जाएगा। वही इसकी फुल फॉर्म की बात किया जाएगा दोस्तों एटीपी का, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। फिर से सुनिएगा, ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? गाय के दूध में, बकरी के दूध में, स्त्री के दूध में, डी कह रहा है कि सभी में। तो क्या हो जाएगा? लैक्टोज जो शक्कर का प्रतिशत था वो सभी में लगभग सही है, अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया रोग होता है जीवाणुओं द्वारा, कवकों द्वारा, विषाणुओं के द्वारा, या प्रोटोजोआ के द्वारा। तो 10 का क्या करेंगे दोस्तों? तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। विषाणुओं के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है, यानी कि विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। चलिए 10 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? बत्तख, डोडो, ऑस्ट्रिच, या मोर। तो सबसे ज्यादा दिन तक कौन सा जीवित रहने वाला है दोस्तों पक्षी? तो 11 में हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रिच। क्या होगा दोस्तों? तो ऑस्ट्रिच इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 12 हमारा, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मैमेलिया का है, यूथेरिया का, प्रोटेथेरिया का, या कैरपेरा का है। तो 12 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मैमेलिया का है। चमगादड़ किसका है दोस्तों? तो मैमेलिया का है। यानी कि 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। एथलीट फुट बीमारी होती है जीवाणुओं से, फफूंद से, मूत्रकृमि से, या प्रोटोजोआ से।
तो दोस्तों बताइए एथलीट जो फुट है वो किससे होता है, तो फफूंद के कारण होता है। किससे दोस्तों, तो फफूंद की वजह से होता है, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 हमारा दोस्तों लीची में खाने जाने वाला भाग्य है। ठीक दोस्तों, जो लीची का हम लोग भाग खाते हैं उसमें से कौन सा खाने वाला भाग है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, एरिल, एंडोकार्प, एपिकार्प, मिसोकार्प। तो बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का क्या हो जाएगा। तो हमारा जो लीची में खाने योग्य भाग है उसे हम लोग एरिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो एरिल के नाम से उसे हम लोग जानते हैं, यानी कि 14 का हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही जवाब करेंगे। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाए जाते हैं प्लीहा में, पैंक्रियाज में, यकृत में या पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो बताइए दोस्तों लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 15 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी द पैंक्रियाज में। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं पाई जाती हैं वो पैंक्रियाज में पाई जाती हैं, यानी कि 15 में हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सही जवाब करेंगे। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, ब्राउन, एंड्रियोस बिसेलियस। तो प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 16 में हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही जवाब करेंगे, विलियम हार्वे। क्या होगा दोस्तों, तो विलियम हार्वे इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, विषाणु की खोज की थी हेल्डन ने, हक्सले ने, इवानोव्स्की ने या एम्पिडोल्फ्स ने। तो विषाणु की खोज की बात किया जाएगा दोस्तों, इवानोव्स्की के द्वारा विषाणु की खोज किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, तो इवानोव्स्की के द्वारा विषाणु की खोज की गई थी। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, कह रहा है कि कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है मम्प्स, हाइड्रोफोबिया, चेचक, डी कह रहा है कि पीलिया। तो कुत्ते के काटने पे कौन सा रोग होता है, उत्पन्न होता है दोस्तों, तो हो जाएगा हमारा हाइड्रोफोबिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया के अंतर्गत आदमी क्या होता है, तो जल से उसको डर लगता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी, जीवाणु की हमने इससे पहले बैक्टीरिया ये वायरस का बता दिया, विषाणु का इवानोव्स्की। अब पूछ रहा है कि जीवाणु की खोज क्या रॉबर्ट कॉक ने, लुई पैस्चर ने, रॉबर्ट हुक ने या लुएन हॉक ने। तो 19 का हम लोग क्या करेंगे, जीवाणु की खोज की बात किया जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले लुएन हॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी। वही विषाणु की बात किया जाएगा दोस्तों, तो इवानोव्स्की के द्वारा विषाणु की खोज की गई थी। प्रश्न नंबर 20 हमारा, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है स्तंभ में, जड़ों में, पत्तियों में, डी कह रहा है कि स्तंभ कंद में। तो प्रश्न नंबर 20 ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो बी से जवाब हो जाएगा। जो शकरकंद में भोजन है वह जड़ों में संग्रहित होते हैं। हल्दी के पौधे के खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, जड़, प्रकंद, कंद, डी कह रहा है कि फल। तो प्रश्न नंबर 21 में क्या हो जाएगा दोस्तों, हल्दी के पौधे का खाने योग्य कौन सा हिस्सा हो जाएगा, तो प्रकंद, यानी कि 21 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। लिम्फोसाइट रक्षा करती है विष से, रोगाणुओं से, लिम्फ से या श्वेताणुओं से। तो प्रश्न नंबर 22 का देखिए दोस्तों, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही जवाब करेंगे, रोगाणुओं से। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब, तो रोगाणुओं से इसका सही जवाब हो जाएगा। आपातकालीन ग्रंथि है एड्रीनल, अग्नाशय, थाइमस, डी कह रहा है कि थायराइड। तो आपातकालीन इमरजेंसी ग्लैंड किसे बोला जाता है दोस्तों, 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए से जवाब हो जाएगा। एड्रीनल को हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड या आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 23 का, तो ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा, एड्रीनल। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है, नियासिन, थायमिन, स्कॉर्बिक अम्ल, डी कह रहा है कि साइनोकोबाल्मिन। तो पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की कमी से होता है दोस्तों, तो बताइए। तो 24 नंबर में हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही करेंगे, नियासिन। क्या होगा दोस्तों, तो नियासिन। आपको बताना नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। और दोस्तों एक प्रश्न ऐसा होगा जो हम आपको होमवर्क के रूप में देंगे, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो हो सकता है कि सबसे आखिरी प्रश्न हो या आखिरी से एक आध प्रश्न पहले मैं भी बता सकता हूँ कि ये आपके लिए होमवर्क है, जिसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड या पैराथायराइड ग्लैंड। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मास्टर ग्रंथि का किसे बोला जाता है दोस्तों, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, यानी कि 25 का क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही जवाब करेंगे। प्रश्न 26 कह रहा है कि रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है, लीहा को, यकृत को, लाल अस्थिमज्जा को, डी कह रहा है कि फेफड़े को। तो जो रक्त का कब्रगाह है दोस्तों वो प्लीहा को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, रक्त का जो कब्रगाह है वो प्लीहा को बोला जाता है, वह इसका जो निर्माण है वो अस्थिमज्जा में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 27 से, कि कह रहा है कि कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा ऐसा खनिज है दोस्तों जो कि बहुतायत शरीर में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 27, तो कौन सा होता है दोस्तों, तो कैल्शियम हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, तो कैल्शियम बहुतायत मात्रा में शरीर में पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, कह रहा है कि अनुवांशिकी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। लड़का पैदा होगा जब यक्ष यक्ष गुणसूत्र होंगे, नहीं ये तो लड़की पैदा होगी। वाई वाई गुणसूत्र पैदा मिलेंगे तब, नहीं।
एक्स वाई गुणसूत्र, जी हाँ, एक्स वाई जब गुणसूत्र मिलते हैं दोस्तों तो एक लड़के का जन्म होता है, जबकि एक्स और वाई मिलेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएंगे, लड़के का, और एक्स एक्स मिलेंगे तो लड़की की जन्म होगी। चलिए प्रश्न नंबर 29 है, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, क्या यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, एमिनो अम्ल होता है या अमोनिया होता है। तो स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है दोस्तों, 29, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, यूरिया। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों प्रश्न आगे की तरफ बढ़ते हैं। श्वसन दर सबसे कम होती है किसमें, भोजन करते समय, निद्रा में खर्राटे भरते समय, दौड़ते समय, टेनिस खेलते समय। तो 30 नंबर का क्या होगा दोस्तों, तो नींद में खर्राटे भरते समय श्वसन की दर में कमी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 31 देख लेते हैं। न्यूक्लियस की खोज की थी श्वास ने, रॉबर्ट क्लार्क ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या लुईस हॉक ने। तो न्यूक्लियस यानी नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो रॉबर्ट ब्राउन, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा नाभिक की खोज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है, पेरिस में, लंदन में, लागोस में या इटली में। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म है दोस्तों वो कहाँ पर है, तो लंदन में है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, क्या लखनऊ में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है या चेन्नई में है। तो प्रश्न नंबर 33 का क्या होगा तो साथियों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है दोस्तों वो कहाँ पर है, तो लखनऊ में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। प्रश्न नंबर 34 से दोस्तों, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है, फेफड़ों में बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां नीला या धमनी। तो प्रश्न नंबर 34 से दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा, दायां अलिंद। जो फेफड़ों में रक्त पहुंचाने का काम करता है दोस्तों दायां अलिंद के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 से, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, रक्तवारी या बिम्बाणु। प्रश्न नंबर 35 का क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी, जीवाणुओं से रक्षा प्रतिरक्षा की बात करेगा दोस्तों तो WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है दोस्तों, तो 35 में आप लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 36 है, कह रहा है कि वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है, क्या जलवाष्प है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए दोस्तों वायुमंडल में भारी गैस कौन सा है, तो प्रश्न नंबर 36 का क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, डिम्ब, पीयूष, थायराइड या एड्रीनल। तो सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो 37 में ऑप्शन नंबर बी से जवाब हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि में पीयूष ग्रंथि का नाम आता है। प्रश्न नंबर 38 से दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, 36.9 फ़ारेनहाइट, 97.6 फ़ारेनहाइट या 98.9 फ़ारेनहाइट। तो प्रश्न नंबर 38 का क्या करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए से जवाब हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, 38 में ऑप्शन ए से जवाब करेंगे। आज का प्रश्न नंबर आखिरी है दोस्तों, मानव शरीर को कितने निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्या 14 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम या 19 ग्राम। तो प्रश्न नंबर 29 आप लोगों के लिए आज का आखिरी प्रश्न है, और इससे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि 39 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।